हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है वो हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स the United Nations Development Program introduced the Human Development Index. In its first Human Development Report procured under the supervision of Dr. Mahbubul Haq of Pakistan. In 1990, the Human Development Index was created by two visionary economists, Mahbubul Haq of Pakistan and Amrita Sin a Nobel Prize winning Indian economist Mahbubul Haq is considered as the primary architect of Human Development Index. Indicators of Human Development Index are: number 1, life expectancy index; number 2, educational attainment
index. Number 3, standard of living index. माय डियर फ्रेंड्स, हम डेवलपमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमने कहा कि जीडीपी बढ़ गई या पर कैपिटा इनकम बढ़ गई या ग्रॉस नेशनल इनकम के जरिए हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री ने कितनी ग्रोथ की है। जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं तो इन 3 फैक्टर्स को देखना पड़ता है। कौन कौन? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन 3 एरियाज को देखा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की कि इसमें इस कंट्री ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। उसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि इस एरिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो इसकी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान। जो महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान एक इकनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकनॉमिस्ट, उसी की ज़ैर निगरानी में ये रिपोर्ट पहली बार पेश हुई है 1990 में। The Human Development Index was created by 2 visionary economists. 2 visionary economists ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया है। उसमें एक आता है डॉ महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान और अमृता सेन जो इंडिया की तरफ से है, नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन इकोनॉमिस्ट। इन दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट को तैयार किया है। लेकिन महबूबुल हक इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो शुरुआत का जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान को जाता है। इन दोनों ने मिलकर काम किया है। हमारी कंट्री की तरफ से अमृता सिंह और पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर महबूबुल हक जिसने ये रिपोर्ट पेश की। उसी की ज़ैर निगरानी में जब मैंने आपको कहा कि उसने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा, जो मैंने लिखवाया है डेवलपमेंट में, Human development as the development that enlarges people's choices and improve their lives. These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. ये इसी डॉक्टर महबूबुल हक ने ये डिस्कशन दी है डेवलपमेंट के बारे में। अब उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें उन्होंने किन चीज़ों को कहा कि मद्देनजर रखा जाता है ताकि हम पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट को किस तरह देखा जाए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर एरिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में क्या आता है? कंसिडर्स एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें आता है। मीन्स दैट हाउ लॉन्ग ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल विल लिव डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस्ड डाइट एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग इसमें आता है उस पर्टिकुलर एरिया में। दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स में आता है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी रेट। एक कंट्री की अडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है और एनरोलमेंट रेशो, जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं उसमें ये देखा जाता है कि अडल्ट लिटरेसी रेट, मिसाल के तौर पर हमारी कंट्री के अगर हम कहेंगे 80% या 75% लिटरेसी रेट है और दाखिला लेने वाले बच्चे कितने स्कूलों में दाखिला लेते हैं, उन दोनों चीज़ों को देखा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने आपको कहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज represented here by the concept of purchasing power parity. Per capita income is converted into purchasing power parity in terms of US dollar. किसी पर्टिकुलर कंट्री, जब मैंने नेशनल इनकम उसमें मैंने आपको समझाया कि परचेजिंग पावर पैरिटी और क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड consistently ranking in the top 10 countries in terms of
quality of life, or standard of living. As per 2025 report, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या देखा जाता है? किसी कंट्री की रहने सहने की जो चीज़ें हैं वो उनके पास किस हद तक मौजूद है। मिसाल के तौर पर जब हम डेवलप्ड कंट्री, जब मैंने आपको कहा कि उनमें हमारे से ज़्यादा इनकम कमाने के रिसोर्स मौजूद है, एजुकेशन लेवल हमसे बेहतर है, हेल्थ सेंटर्स हमसे ज़्यादा बेहतर है, साफ पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट फैसिलिटी उनके पास हमारे से ज़्यादा मौजूद होती है। 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड कंसिस्टेंटली ये कंट्रीज आती हैं टॉप 10 कंट्रीज में, consistently ranking in the top 10 countries in terms of quality of life or standard of living according to 2025 रिपोर्ट। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंट्रीज टॉप 10 कंट्रीज में आती है। मीन्स दैट उन कंट्रीज में ये चीजें बेहतरीन मौजूद होती है। किसमें? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड कंसिस्टेंटली ये कंट्रीज आती है टॉप 10 कंट्रीज में। मीन्स दैट इनमें जो वहाँ इनकम, रोजगार कमाने के जरिए मौजूद है वो सबसे ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतरीन है, एजुकेशन लेवल बेहतर, इंटरनेट फैसिलिटीज A to Z इन कंट्रीज के पास मौजूद होता है। ये टॉप 10 कंट्रीज में आ गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हम बात करते हैं, इसमें मैंने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी। जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, मैंने आपको कहा, इसको लिखिए, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, इसमें मैंने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी को देखा जाता है। मीन्स दैट उस एरिया के लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत कितनी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हमने एक स्मार्टफोन खरीदा है जो USA में मिला हमें $100 में, इंडिया में मिला हमें 50,000 में। तो $1 की अगर हम कीमत निकालेंगे, $1 इस वक्त 91 या 92 रुपीज़ के बराबर है। मीन्स दैट अगर हमने वहाँ $100 खर्च किए तो 92,000 रुपीज़ हमने वहाँ खर्च किए और स्मार्टफोन खरीदा। वही स्मार्टफोन हमें अपनी कंट्री में सिर्फ 50,000 में मिलता है। मीन्स दैट हमारी कंट्री के लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत उनसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने हेयर कट करना है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ 20 या $30 में हेयर कट होता है, वो कितने हो गए? वो हो गए 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं यहाँ। अगर हम यहाँ मुंबई में हेयर कट करेंगे 2 या 300 में, तो यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है। यहाँ के लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत ज़्यादा मौजूद होती है। वही परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाता है कि चीज़ों को खरीदने की ताकत अगर हम डॉलर्स में वहाँ जाएंगे तो वहाँ महंगी मिलेगी, लेकिन यहाँ हमें सस्ती मिलती है वो सर्विसेज। एक पर्टिकुलर एरिया में जो मैंने नेशनल इनकम आपको समझाया, वहाँ देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो जब हम इंडिया की GDP को हम तकसीम करते हैं, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकनॉमी एट मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम 4th लार्जेस्ट इकनॉमी बन गई है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी सिंस 2010। 2010 से हम परचेजिंग पावर पैरिटी में तीसरे नंबर पे है। मीन्स दैट यहाँ के लोगों के पास चीज़ों को खरीदने की ताकत उन कंट्री से ज़्यादा बेहतर है। अगर हम यहाँ बर्गर खरीदेंगे 300 में मिलेगा, मिसाल के तौर पर वही बर्गर वहाँ $10 में अगर मिल गया तो वो हो गया 1,000 रुपये। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैंने एक बर्गर $10 में खरीदा, वो हो गए कितने? 92 मल्टीप्लाई ये कर दो, वो हो गए तकरीबन 900 से ऊपर हो चला गया। तो यहाँ हमें अगर 300 में मिलता है तो $1 की कीमत 30 रुपये के बराबर आती है। मीन्स दैट यहाँ हमें चीज़ें सस्ती मिलती है, हम यहाँ लेबरस हमें सस्ती मिलती है। उसके बहुत सारे वजूहत है कि उन कंट्रीज में लेबर लॉज स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ कम अज़ कम मजदूर को इतनी मजदूरी देनी पड़ती है। अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ सज़ा मिल सकती है। दूसरा स्टेप है वहाँ
वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मशीनों के जरिए वहाँ काम किया जाता है। हम यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स दैट हाथों के जरिए काम करते हैं। यहाँ सस्ती मिलती है हमें वो सर्विसेज, यहाँ की चीज़ें हमें सस्ती मिलती है और सर्विसेज भी सस्ती मिलती है। तो वहाँ एक तो वहाँ लेबर लॉस बहुत मुश्किल होती है, वहाँ स्ट्रिक्ट इतनी मजदूरी, मिसाल के तौर पर एक मजदूर को वहाँ 1 घंटे की मजदूरी $12 या $10 से कम आप नहीं दे सकते, या $8। डेवलप्ड कंट्री जब मैंने देखा, आप देखिए 1 घंटे के हिसाब से वहाँ मजदूरी देनी पड़ती है। कुछ कंट्रीज में $20, $15, $18, $17 1 घंटे की मजदूरी, वो हो गए 2000, 2500, 1000 से ऊपर 1 घंटे की मजदूरी वहाँ, क्योंकि वहाँ लेबर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने पढ़ा है, अब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। The Human Development Report is an annual publication of the United Nations Development Program. Which measures human development across various dimensions, including health, education, standard of living. The Human Development Report also includes other composite indices and data, including gender inequality, poverty, infant mortality rate, access to basic amenities, environmental sustainability, income inequality,
resource depletion, etc. The Human Development Report two 2025 in Human Development Report 2025, the following countries achieved the highest scores based on life expectancy, education, and GNI per capita. Number one country Iceland, Norway, Switzerland, Denmark, Germany. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पहलुओं को नज़र रखना होता है। वही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में जब मैंने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाता है, इन फील्ड्स में किसी कंट्री ने कितनी तरक्की की है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 क्या कहता है, देखिए। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन। इसको पब्लिश करने वाली अथॉरिटी जो होती है, ये क्वेश्चन में आते हैं आपको कौन सी अथॉरिटी कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसकी तरफ ध्यान रखिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, विच मेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस डायमेंशन इंक्लूडिंग, इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाता है इस रिपोर्ट में। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आल्सो इंक्लूड्स अदर कंपोजिट इंडेक्सेस एंड डाटा इंक्लूडिंग, इसमें बहुत सारे और भी पहलू शामिल होते हैं जिनको देखना होता है। मिसाल के तौर पर जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है, एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज क्या उस पर्टिकुलर एरिया में है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कितनी उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को महफूज रखा है, इनकम इनइक्वालिटी उस एरिया में देखी जाती है कि वो उसमें कितनी है, रिसोर्स डिप्लीशन, क्या अपने रिसोर्सेज को उन्होंने महफूज रखा या नहीं रखा, इन तमाम पहलुओं को देखा जाता है। उसकी बुनियाद पर असेस किया जाता है कि कौन सी कंट्री किस रैंकिंग पे है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 द फॉलोइंग कंट्रीज अचीव्ड द हाईएस्ट स्कोर्स बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड जीएनए पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के मुताबिक इन कंट्रीज ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। आइसलैंड नंबर 1 पे आ गया, नॉर्वे नंबर 2, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर, डेनमार्क चौथे और जर्मनी 5वें नंबर पर। इन फील्ड्स में ये कंट्रीज हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री से बहुत आगे है। ये पहले नंबर पे आ गए है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, मीन्स दैट इनके पास तमाम क्वालिटी मौजूद है। इनका इनकम इनइक्वालिटी इनके पास बहुत कम फर्क है उसमें, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसमें भी वो हमसे आगे है, रिसोर्स डिप्लीशन वो अपने रिसोर्स को जाया होने नहीं देते, इसमें भी वो आगे है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इन तमाम फील्ड्स में वो हमसे आगे है, बेहतर है। इस लिहाज से वो कंट्रीज नंबर 1, 2, 3, 4। और दूसरा वजूहत है कि वो कंट्रीज
छोटी कंट्रीज है, 1 करोड़ से कम कम का पॉपुलेशन उन कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको। इसलिए वहाँ मेंटेन करना, इन पहलुओं पे उतरना बहुत आसान होता है। अब हम और भी देखेंगे इसके बहुत सारे पहलू। नंबर 1 कंट्री आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तीसरी डेनमार्क एंड जनवरी। ये टॉप 5 कंट्रीज आ गई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक। ये कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम raised the human development report 2025, highlighting India's progress in life expectancy, education, and income levels. The report highlights that while India is making steady progress, it remains in the medium human development category. While Japan is in the very high category. It is titled as a matter of choice, people and possibilities, in the age of artificial intelligence. And explores artificial intelligence's role in shaping the future development. Artificial intelligence is being developed
and deployed to solve complex challenges in agriculture, healthcare, and public service delivery. Like X-rays and MRI. माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट ने क्या कहा? द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। 2025 की रिपोर्ट उसने पब्लिश की है। हाईलाइट्स इंडिया प्रोग्रेस इन 3 फील्ड्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स में हमारी कंट्री ने तरक्की की है एज पर द रिपोर्ट। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने इन 3 फील्ड्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम लेवल्स में बढ़ोतरी की है। इन फील्ड्स में हम आगे बढ़े हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट व्हाइल इंडिया इज मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस, इट रिमेन्स इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। इसके बावजूद कि हमारी कंट्री तरक्की कर रही है, इसके बावजूद भी हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रहे हैं। वाइल जापान इज इन द वेरी हाई कैटेगरी, जापान वेरी हाई कैटेगरी में जगह पा गया और हम मीडियम रहे। तरक्की के बावजूद भी हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे जहां जापान खड़ा है। इट इज टाइटल्ड, इसका टाइटल 2025 रिपोर्ट का A matter of choice, people and possibilities in the age of artificial intelligence। ये इसका टाइटल था। ये भी क्वेश्चंस में आती है कभी कभी। 2025 रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का टाइटल क्या था, आ सकता है। एंड एक्सप्लोर्स, इट इज टाइटल्ड एज A matter of choice, people and possibilities in the age of artificial intelligence and explores artificial intelligence's role in shaping the future development। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इज बीइंग डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। लाइक एक्सरेज एंड एमआरआई में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। आज हम 2025 में पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2020 में इस पर क्वेश्चन आ गया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, वो मैं आपको लिखवाऊंगा जब इसको हम कंप्लीट करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2020 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्वेश्चन आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम लिखेंगे। ये रहा इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की थोड़ा थोड़ा। बाकी आप खुद पढ़िए, मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ाया है, बाकी आपको खुद पढ़ना है। मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। और हाँ, created the Human Development Index in 1990 and was further used by United Nations development program in creating a report about nations socio-economic achievements
It evaluates three key dimensions. That is health, education, and standard of living. India improved its Human Development Index value from 133th rank in 2024 to 130th rank in 2025. Among India's neighbors, China 75th rank, Sri Lanka 78th, Bhutan 127th are above India, while Bangladesh 130th rank and India 130th are at par. Nepal 145th, Myanmar 149th, and Pakistan 168th rank in Human Development Index. माय डियर फ्रेंड्स, हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखना है कि कौन कंट्री कहाँ पे खड़ा है, फैक्टर्स कौन से मद्देनजर रखने हैं, जो मैंने कहा है। महबूबुल हक क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990, ये मैंने कहा है, एंड वाज फर्दर यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उसे कहा कि आप रिपोर्ट तैयार करिए इन क्रिएटिंग ए रिपोर्ट अबाउट नेशनल सोशो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। कौन सी कंट्री ने कितनी तरक्की की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये जिम्मेदारी महबूबुल हक को सौंपी है कि आप कंट्रीज को देखें कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने कितनी अचीवमेंट्स की है। इट इवाल्वेट्स, उसके मुताबिक 3 की डायमेंशन को देखा जाता है। एक हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसकी बुनियाद पर असेस किया जाता है कि कौन कंट्री कहाँ पे खड़ा है, किस कंट्री ने कितनी डेवलपमेंट की है। इंडिया, जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। हमारी रैंकिंग थी 133 इन 2024, उससे हमने काम कर दिया और हम 130
130 रैंक हमने हासिल किया 2025 में। मीन्स दैट इंडिया ने इम्प्रूव किया है, डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। 133वीं रैंकिंग थी हमें 2024 में और 130 रैंकिंग 2025 में हमने हासिल की। मीन्स दैट हम आगे बढ़ रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज में जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज, वो कहाँ पे खड़ा है? चाइना को मिली 75th रैंकिंग, श्रीलंका 78th, भूटान 127th। ये इंडिया से थोड़ा आगे डेवलप कर चुके हैं इन एरियाज में। वाइल बांग्लादेश 130th रैंक एंड इंडिया 130। बांग्लादेश और इंडिया दोनों कंट्रीज ने 130वीं रैंकिंग हासिल की और दोनों बराबर डेवलपमेंट में दिखाए गए हैं। नेपाल 145th, 145वीं रैंकिंग नेपाल को मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक। म्यांमार को 149th रैंक मिली और पाकिस्तान सबसे पीछे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 168वीं रैंकिंग जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में है उनमें वो 168वीं रैंकिंग पे आ चुका है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2 या 3% इस वक्त हो रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट आप खुद देखिए, ना डेवलपमेंट है वहाँ ना कुछ है। 2 या 3% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हम 7.5, 7.5 या 8 को भी टच करने वाले हैं हमारी कंट्री। वो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन कंट्रीज में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पीछे है। मीन्स दैट ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हाइलाइट्स देखेंगे। हमारी कंट्री ने एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ की है। हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। Highlights of the report. Number 1, improved life expectancy. India's life expectancy has risen from 58.6 years in 1990 to 72 years in 2023 because of National Health programs. Like Ayushman Bharat Scheme, Janani Suraksha Yojana, Poshan Abhiyan, have contributed to this growth. Number 1, Ayushman Bharat.
It was launched in 2018 by Prime Minister Narendra Modi. It is also known as Modi Care. It aims to provide free access to health insurance, coverage for low income earners. Roughly 50% of the country qualifies this scheme. जननी सुरक्षा योजना launched in 2005 to reduce maternal and infant mortality rates. पोषण अभियान It is a national nutrition mission scheme. Mission scheme. It aims to provide It lays emphasizes on the nutritional status of adolescent girls. And pregnant women. And lactating mothers.
from 0 to 6 years। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारी कंट्री ने इम्प्रूवमेंट की है वो किसमें है? इम्प्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन फ्रॉम 58.6 ईयर्स। हमारी कंट्री में औसत में लोग जो एवरेज उम्र गुजारते थे 58 ईयर्स तक गुजारते थे एवरेज में, और फिर उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन अब ये 1990 की रिपोर्ट, India's life expectancy has risen from 58.6 years in 1990। 1990 में जो रिपोर्ट उस मिसाल हमारे पास थी उसके मुताबिक 58 ईयर्स एक इंसान उम्र गुजारता था एवरेज में इंडिया में, लेकिन अब वो पहुंच चुका है 72 तक। यहाँ इंडिया में एवरेज में लोग उम्र गुजारते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो हमने इम्प्रूवमेंट की है, हेल्थ सेक्टर्स में जो हमने तरक्की की है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमने ख़त्म कर दिया अपने देश में, और लोगों को वो तमाम फैसिलिटीज मिल गई जिससे उनकी उम्र में इजाफा होने लगा है। तो 72 ईयर्स इन 2023 बिकॉज ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कौन कौन सी नेशनल हेल्थ स्कीम्स लॉन्च हुई? आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए, उनमें ये 3 है। पोषण अभियान have contributed to this growth। आयुष्मान भारत it was launched in 2018। 2018 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है। इट इज आल्सो नोन एज मोदी केयर। मोदी केयर के नाम से ये स्कीम जानी जाती है। मोदी है तो मुमकिन है। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ लो इनकम अर्नर्स। जो लो इनकम अर्नर्स है उनके लिए स्कीम फायदेमंद साबित हो रही है। तकरीबन रफली 50% ऑफ द कंट्री क्वालिफाइज दिस स्कीम। 50% से ज्यादा लोग इस स्कीम के अंडर आते हैं जिन्हें इस स्कीम के जरिए फायदा मिलता है। दूसरी है जननी सुरक्षा योजना। ये 2005 में लॉन्च की गई है। इसका मकसद था टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देश में खत्म करना था। तीसरी है पोषण अभियान। ये नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन स्कीम है। इसके जरिए औरतों को, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और एडोलसेंट गर्ल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ग़िज़ा मिलता है। इट इज ए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम। इट एम्फसाइजेस ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। इनको मुफ्त ग़िज़ा मिलता है इस स्कीम के तहत। और बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की जिससे हमारे हेल्थ सेक्टर में हमने तरक्की की है। जब इंडिया में हमारी एवरेज मौत हो जाती थी, एवरेज में वो 58 साल तक यहाँ लोग जिंदगी गुजारते थे एवरेज में, अब वो 72 तक। लेकिन जापान हमसे भी आ गया है। वो मैं आपको कह दूंगा यही कि जापान में इस वक्त 84 ईयर्स तक लोग जिंदगी गुजारते हैं, और वहाँ की जीडीपी, यहाँ जब हमने पर कैपिटा इनकम निकालनी है, अगर इंडिया में कोई पर कैपिटा इनकम एवरेज औसत निकाली जाती है 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक, तो 8 लाख 8.27 लाख के आसपास यहाँ एवरेज में एक फर्द कमाता है एक साल में। जब जापान की देखा जाता है तो वहाँ 43 लाख के आसपास एक फर्द एक साल में कमाता है। इस लिहाज से जापान हमसे अभी भी आ गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में जापान की रैंकिंग पहले थी पिछले साल 17, अब वो 23 रैंकिंग उसकी है। ये भी याद रखिए, जापान हमसे बहुत आगे है अभी। 23 रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक जापान की जो इस वक्त कितनी तरक्की कर चुके हैं वो 23 उसकी रैंकिंग है 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक। और वहाँ एक फर्क कितना कमाता है पर कैपिटा इनकम 43 लाख के आसपास। और वहाँ की मौत एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारी 72 ईयर्स है वहाँ 84 है। इस लिहाज से जापान हमसे बहुत आगे है। नंबर 2, एडवांसमेंट इन एजुकेशन। Education. The average year of schooling
increased from 8.2 years in 1990 to 13 years in 2023. Policies like Right to Education Act, Act 2009, Samagra Shiksha Abhiyan. Number 3, National Educational Policy 2020 have played a crucial role in it. हमारी कंट्री ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छी तरक्की की है। पहले हमारे बच्चे जो एवरेज में स्कूल में गुजारते थे टाइम वक्त, वो था 8.2 ईयर्स 1990 में। अब वो 13 साल तक हमारे बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में गुजारते हैं। तो इन मीन्स दैट इस सेक्टर में भी हमने बहुत तरक्की की है। बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशनल सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कौन कौन सी पॉलिसी? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, समग्र शिक्षा अभियान एंड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। इन बहुत और इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशनल सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इन स्कीम्स को खुद पढ़िए वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब हम लिखेंगे और एक तीसरा पार्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। India's gross national income has risen rapidly as per the report. And there is reduction in poverty as per the नीति आयोग। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक। एंड देयर इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, और गरीबी में बहुत कमी हुई है। ये रिपोर्ट कौन देता है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में पॉवर्टी की जो लेवल है वो बहुत कम हो रही है। और 2025 की जो रिपोर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ा है, उस पर हम क्वेश्चन अभी लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 आर्ग्यूज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड एनहेंस ह्यूमन कैपेबिलिटीज रादर देन रिप्लेस देम। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने जिसका इस्तेमाल करना है, उसकी वजह से ह्यूमन कैपेबिलिटीज में इजाफा होना चाहिए, न कि ह्यूमन्स को ही बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंसानों को ही बदल डालें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
हमें उस शोबे में मदद करे। किस शोबे में? ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, वो ह्यूमन 2020 का जो क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा कि 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आया था, आप उसकी तरफ नजर रखिए। विथ रेफरेंस with the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? 2020 में ये क्वेश्चन आया था। Bring down electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। किस किस में artificial intelligence with the present state of development, artificial intelligence can effectively do which of the following? क्या क्या कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये या ये, वो आप खुद देखिए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, मैंने गुड गवर्नेंस में मैंने आपको कहा है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन आया था 2018 में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शख्सियत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। उस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसको आप खुद देखिए और सर्च करके देखिए और जवाब खुद देखिए। ये मैंने आपको पढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये क्वेश्चन आया और रूल ऑफ लॉ, जो मैंने गुड गवर्नेंस की बात की है, क्या वहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है? पाकिस्तान में मैंने एग्जांपल दी कि हुकूमत कोई और कर रहा है, इलेक्शन किसी और ने जीता है, तो रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आया था 2018 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से।